से हैं और जो बच्चे हो जाया करते हैं सेलेक्ट, वो फिर एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाया करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन की बातें तो बहुत हो गई। अब मैं आपके लिए, ये स्क्रीन पे आप देखेंगे, आपके लिए मैं एक ये स्लाइड्स तैयार की हैं ताकि आपको और अच्छी जो है वो फोकस करके समझ आ जाए कि CSS को तैयार कैसे करना है। और ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी यही सब्जेक्ट्स आएंगे जो भी आपके सामने स्क्रीन पे शो होंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके के साथ ज़रा अंडरस्टैंड करना है। जो CSS के स्क्रीन अपना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं 6, वही आपके -S से स्क्रीनिंग टेस्ट के सब्जेक्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ये स्लाइड्स काइंडली आगे कीजिएगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का जो है अपना है एग्जामिनेशन का, ये सबसे पहले ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये है क्या। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली है क्या। ये बेसिकली इस साल से, यानी जो गुजरा है साल 2022, अभी 20 फरवरी 2022 को CSS स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो FPSC ने कंडक्ट किया है बिफोर द मेन एग्जाम्स ऑफ CSS। ठीक है, ये उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न बदला है, चूँकि माजी में एक तो जो स्टूडेंट्स की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है, ओवर बर्डन, चूँकि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स जो थे वो सीरियस स्टूडेंट्स को भी आप कह लें कि उनके लिए चैलेंज बन चुके थे, क्योंकि वहाँ पे जब पेपर मार्किंग इतना बड़ा बंडल आ जाया करता था तो वो उनके लिए चेक करना मुश्किल हो जाया करता था। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कहा कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स आगे जाएं जो कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो क्या किया उन्होंने, स्क्रीन टेस्ट लगा दिया। स्क्रीन टेस्ट बेसिकली है क्या? स्क्रीन टेस्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ CSS एग्जामिनेशन। जो CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। और ये जो कि अभी आप आगे देखेंगे, काइंडली स्लाइड आगे करिएगा, ये आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें MCQs पैटर्न है, ये टोटल MCQs पैटर्न है। इसके अंदर 200 मार्क्स के MCQs जो है वो बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से पूछे जा रहे होते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आगे पूरी लिस्ट आ रही है, आगे आप देखेंगे। ये आपके पास आ गए हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन स्क्रीनिंग टेस्ट। नंबर 1 इंग्लिश। आगे मैं इनकी डिटेल भी बताऊंगा आपको सारे सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, नंबर 1 आ गया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आ गई बात एवरीडे साइंस की। नंबर 1 इंग्लिश आ गया, नंबर 2 एवरीडे साइंस, नंबर 3 आ गया बेसिक मैथमेटिक्स, नंबर 3 आ गया बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 3 हो गए। नंबर 4 पे आ गया पाकिस्तान अफेयर्स, नंबर 5 पे आ गया पाकिस्तान अफेयर्स, देन कम्स करंट अफेयर्स, देन कम्स जनरल नॉलेज, फिर उसके बाद आती है बात इस्लामियात की। ठीक है, इस्लामियात की, फिर उसके बाद फाइनली आती है बात उर्दू की। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ये आपने तैयार करने हैं MCQs बेस्ड पैटर्न। 200 MCQs होंगे जो कि इन सब्जेक्ट्स में से आपके पास क्वेश्चंस के तौर पे क्वेश्चन होगा। नीचे 4 ऑप्शंस होंगी। MCQs तो मेरे सबको ही पता होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरीके के साथ आपसे पूछे जाएंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के अंदर कहाँ से सवालात आएंगे, कौन कौन से एरियाज़ हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आती है बात इंग्लिश की। फॉलोइंग एरियाज आर बीइंग कवर्ड। नंबर 1 बार बार यहाँ बात हो रही थी, मेरा ख्याल है मैं भी सुन रहा था कि इंग्लिश अपनी अच्छी करें। इंग्लिश ही एक बुनियादी चैलेंज होता है। इंग्लिश के बगैर जो है वो आप कुछ नहीं हैं, वाकई आप कुछ नहीं हैं। इंग्लिश आपको आज से ही ठीक करनी होगी। और वो इंग्लिश का आगाज़ आपने याद रखिएगा कि अगर आप CSS के बिगनर हैं तो आपने इंग्लिश में ग्रामर या टेंसेस से स्टार्ट लेना है। बहुत एडवांस लेवल की किताबें शुरू से नहीं पढ़ना शुरू कर देनी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, फिर समझ कोई नहीं आती। ठीक है, तो आपने जब इंग्लिश का आगाज़ करना है, CSS जर्नी का आगाज़ करना है, तो वो आपने अपने ग्रामर टेंसेस से करना है। और महीने 2 महीने के अंदर एक जिसको कहते हैं ना परफेक्ट किस्म की ग्रामर हो जाए, आपकी टेंसेस हो जाए, वो आपने काम करना है। फिर इसके बाद आती है बात सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि बहुत से लोगों का इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि वो सही तरह से नहीं पढ़ा जाता, इसलिए वो फोकस करके तैयार नहीं किया जाता, इसलिए वो कहते हैं कोई नहीं, इधर से छोड़ देंगे, गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, आपकी इंग्लिश की बुनियादी चीज़ें हैं इंग्लिश के टेंसेस, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते पूरे CSS के अंदर, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, पूरे CSS में। क्योंकि अगर आपका ये हिस्सा ठीक हो जाता है तो उसके बाद तो बाकी रह गया एनालिसिस। वो जो आप आराम से, मेरा ख्याल है कि अपनी राय कायम करें, आपको लिखना आ गया, इंग्लिश आपकी सीधी हो गई, उसके बाद तो अपनी किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी एक राय कायम करनी है, और वो मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट फेज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आ गया आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तैयार करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगी एक्टिव पैसिव, ये ज़रा करिएगा। इसके बाद आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे।
फिर एक्टिव पैसिव की बात आएगी, ठीक है। फिर इंग्लिश की वोकेबलरी की बात की जाएगी। इंग्लिश की वोकेबलरी वक्त के साथ इम्प्रूव हो रही होती है, ये वोकेबलरी की बात हो रही है यहाँ पे, वक्त के साथ ऑटोमेटिक इंप्रूव हो रही है। जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू करनी है, अखबार पढ़ रहे हैं या इसके अलावा आप कोई किताबें पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ वोकैब को नोट करते जाएं। अपना एक रजिस्टर बना लें वोकेबलरी का, प्योर वोकेबलरी का, जो आपको नया वर्ड लगे उसके अंदर आप वो वर्ड ऐड करें, उसके साथ उर्दू में मीनिंग लिखते जाएं, उसको साथ साथ रिवाइज करते जाएं। आपकी वक्त के साथ साथ वोकेबलरी बैंक बनता जाएगा, ठीक है। आगे करिएगा प्लीज़ स्लाइड। ये हम नंबर 2 पे चलते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स के एरिया में आपके पास ये जो पोर्शन है, इसमें आपके पास पहले आएगा बेसिक अरिथमेटिक। ये तो आपको मेरे ख्याल पता होगा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो सबको पता होगा, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये आपकी इसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक आ जाएगी। देन कम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस। ये रेशियो प्रोपोर्शन का एरिया है जो कि आपको तैयार करना है। फिर आएगी बात डेसिमल एंड फ्रैक्शंस की, फिर उसके बाद एवरेजेस, एजेस, परसेंटेजेस, और ये इस तरह से आपका मैथ का पोर्शन इन एरियाज़ पे मुश्तमिल होगा जो कि आपके पास सवालात आ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज़। एवरीडे साइंस के अंदर ये एरियाज़ थे। नंबर 1 फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंस के अंदर अर्थ, स्टार, यूनिवर्स वगैरह जैसी चीज़ें होंगी। फिर बायोलॉजिकल साइंसेस में सेल से शुरू होगा, ह्यूमन सेल से, और उसके बाद आप सारी ह्यूमन बॉडी को और उसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप स्टडी करते हो, ठीक है। फिर आती है एनवायरमेंटल साइंस, इकोसिस्टम से लेकर बुनियादी जो सिस्टम है एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर आप ये सारा करोगे। फिर इसके बाद आएगी फूड साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आपने कवर अप करना है। पूरी एवरीडे साइंस में फूड साइंस का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से खास तौर पे विटामिन्स के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। देन कम्स मेजर इन्वेंशंस, किसने क्या इजाद किया, जहाज़, बल्ब, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी क्लासों के अंदर देखें कितनी बेसिक लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, जो कि सिर्फ चूँकि आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया होता, रिफ़्रेश नहीं किया होता, इसलिए आपके पेपर में वो आंसर गलत हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बेसिक लेवल की चीज़ें होंगी। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर आपने इसको प्रिपेयर करना है। फिर आएगी बात शॉर्ट कीज़ के, मसलन आप शॉर्ट कीज़ को किस तरीके के साथ, कौन सी शॉर्ट की किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती है, आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, तो कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल होगी। ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपने शॉर्ट कीज़ थोड़ी सी याद करनी है। फिर MS वर्ड का, आजकल MS वर्ड के अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, ये तो शायद वैसे ही पता हो। फिर आती है बात इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़। कुछ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनकी एब्रीवेशंस हैं, उनकी टर्म्स हैं, जर्गन वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाती है, तो वो आपने बेसिक जो है इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं पाकिस्तान अफेयर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर सेलेक्टेड मेजर इवेंट्स हम जो है वो स्टडी करेंगे फ्रॉम 712 AD टू 1526 AD, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1857 तक। फिर आती है बात इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसके बाद अंग्रेज़ों का राज आ जाएगा, और 1947 तक अंग्रेज़ बर सगीर पाक व हिंद पे राज करेंगे। हम इसकी मेजर इवेंट्स और सारी डिटेल्स वगैरह फिर हम डिस्कस करेंगे। ये मुख्तसर सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपकी ब्रीफिंग के लिए ये लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि डिटेल्स तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर आएगी पाकिस्तान बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1973। फिर आती है बात मार्शल लॉज इन पाकिस्तान, ठीक है, अब तक पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉज लग चुके हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर आएगी कुछ एजुकेशनल मूवमेंट्स जो कि हम पाक अफेयर के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे आती है बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर की जो बात अगर हम करें तो उसमें करंट अफेयर में क्या पूछा जाता है, ये मैंने कुछ चीज़ा चीज़ें आपके सामने हाईलाइट की हैं, ताकि आप अगर कभी अब हम में से बहुत सारों का प्लान बन रहा होगा कि आप CSS की तरफ जा रहे हैं, तो ये मैंने आपको थोड़ा और फोकस करने के लिए ये मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि जब आप अखबार पढ़ रहे हो तो जब कोई रिलेशन की बात हो रही हो, मसलन हमारे वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के दौरे पे गए, किस पर्पज़ के लिए गए थे, आपने वो वहाँ से नोट करना है। अब ये नेबर रिलेशंस, ऑफिशियल विजिट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज़ यानी जो मुआहदे हो रहे हैं, ठीक है, नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स, मसलन अभी कुछ अर्सा पहले DG ISI तब्दील हो गए, तो अब जब ये तब्दील शफलिंग होती है तो साथ ही वो क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर की जीनत बन जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब भी कोई शफलिंग होती है तो ज़्यादातर तब चांस होता है, क्योंकि वो तभी कहलाएगा ना करंट अफेयर, जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो फिर वो भी थोड़ा खामोश हो जाते हैं। फिर आ जाएगी बात रीसेंट स्पोर्ट इवेंट्स, जैसे आजकल PSL चल रहा है, अब अगर इन दिनों में कोई
पेपर आएगा तो करंट अफेयर में PSL का 2 या 4 सवाल ज़रूर होंगे MCQs में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज मुझे मजबूरन ये एक ऊपर लफ्ज़ लिखना पड़ा है, टफेस्ट पार्ट, और रियली ये टफेस्ट पार्ट भी है। एक तो ये बहुत वास्ट एरिया है और दूसरी बात ये सबसे मुश्किल एरिया होता है जो कि बच्चों से तैयार नहीं हो रहा होता। बहरहाल हमने स्ट्रेटजीज डिवाइस की हुई हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, आप लोगों के लिए मैंने जो है वो लेक्चर भी आसान करके तैयार किए हुए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ना नहीं याद रखना आसान हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो आ जाएगी ममालिक के कैपिटल्स, फिर उसके बाद आ जाएगी बात करेंसीज, फिर आ जाएगी बात नेम ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट्स, फिर हम बात करेंगे एजेंसीज की, फिर उसके बाद आ जाएंगे रिवर्स, माउंटेन एक्सेट्रा वगैरह। ये जनरल नॉलेज की बुनियादी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमने पाकिस्तान के और इंटरनेशनल जो यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। फाइनली आ गई बात इस्लामियात की। इस्लामियात के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमने जो पढ़ना शुरू करना है इस्लामियात के लिए वो हम पढ़ना शुरू करेंगे अरब के हालात क़ब्ल इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के जो हालात थे, ज़ाहिर है मुशरिकाना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। किस तरीके के साथ बुत परस्ती दिन ब दिन अरब के अंदर बढ़ती जा रही थी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में होगी, ठीक है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत होगी और उधर से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब तक नबूवत नहीं अमल शुरू नहीं होता वहाँ तक का टाइम पीरियड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगी बात नबूवत से लेकर आगे हिजरत तक। फिर हिजरत के बाद के जो वाक़यात हैं हम पूरी सीक्वेंस के साथ इस्लामियत को लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी 13 नबवी पे आके चेंज ओवर होगा। 13 नबवी = 622 AD और = 1 हिजरी, ये टाइम लाइन बन गई। अब इसके बाद नबवी रुक गया और आगे हिजरी कैलेंडर चलेगा। तो ये इस तरीके के साथ हम पूरी सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं। फिर इसके बाद इस्लामियत में जो आपने तैयार करना है वो है कुरानिक इन्फॉर्मेशन, यानी कुरान पाक के हवाले से आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो। कुरान पाक की टोटल सूरतें कितनी हैं। अभी पेपर में आया हुआ था सवाल, मुझे बच्चे बता रहे थे कि वो सवाल इस्लामियत में ये था, पढ़ा के वैसे तो पता था बच्चों को, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था, मैंने तो पढ़ाना था। सवाल ये था कि कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है, ठीक है। अब इस तरह के सवाल थे और इस तरह के 2-4 सवाल और आए हुए थे। तो ये अब कुरानिक इन्फॉर्मेशन में से ये पोर्शन में से आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद मतलब हमने आसान और मुश्किल क्लासेस में सारे एरियाज़ कवर कर दिए और पेपर के ऊपर तज्ज़िया मैं इसके बाद करता हूँ। पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं। इवेंट्स ड्यूरिंग 1 नबवी टू 13 नबवी, उसके बाद हिजरी के अंदर जो कि नबी पाक सल्लम तक, यानी नबी पाक सल्लम 11 हिजरी में वसाल फरमाते हैं, 10 हिजरी में हज फरमाया और 11 हिजरी में आप सल्लम का वसाल होता है। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हो जाएगा। खुलफाए राशिदीन का दौर आगे करिएगा, खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हो जाएगा नबी वसल्लम के वसाल के बाद। ये 4 खुलफाए राशिदीन है, ठीक है। ये उनका आगे मैंने टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है 11 से 13। ये देखें, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये उनका दौर आता है। ये हम सारा तरतीब से पढ़ेंगे इस्लामियात और इसके अंदर बहुत डिटेल है और हम सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन और वन लाइनर फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं। ये चीज़ें जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं, जब आप फिर अपने मेन एग्ज़ाम में, जिस तरह आप जो बच्चे अपना बेसिक ये जो है MPT स्क्रीन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, अब उनको इस चीज़ के ऊपर ग्रिप आ गई है कि जब उन्होंने इस्लामियात को पेपर को करना है या करंट अफेयर को करना है या पाक अफेयर को करना है, तो ये उनकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि यहाँ पे वो अपने इन टॉपिक्स को रेफरेंस के तौर पर लिख रहे होंगे। जब मैंने उनको ये कहा, जब मसलन मैंने उनको पढ़ाया कि मिसाक मदीना जो था वो इतनी बड़ी एक मिसाल थी अमन की, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ था, जिसको हम ट्रीटी ऑफ पीस भी बोलते हैं। जब ये कहा जाए कि इस्लाम अमन का दीन है, बहस कीजिए, क्वेश्चन आ गया, इस्लाम अमन का दीन है, बहस कीजिए, तो अब आपको जब ये रेफरेंस डालना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एग्जामिनर नंबर क्रेडिट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि आपकी जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएं तो आप अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हो और फिर आपको महसूस होता है कि वाकई यू आर डूइंग वेल, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको तज्ज़िया बताता हूँ। अभी जो पेपर हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट का, मेरी शायद एक वीडियो अपलोड की गई थी और मैंने उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों को तमाम एस्पिरेंट्स को बताई थी, समझाने की कोशिश की थी कि CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपने मेरिट नहीं बनाना, आपने इसको जस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है। जो कि बच्चों को बहुत उसका समझ नहीं, जब नया आया ना ये स्क्रीनिंग टेस्ट, मेरा ख्याल अक्टूबर नवंबर में लॉन्च हुआ तो कंपलसरी कर दिया गया, तो बच्चे बड़े परेशान,
ऐसे पसीने छूट रहे हैं और बड़े ही घबराए हुए, पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो बार बार आके मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बार हम जाएं, अपीयर हों कि ना हों, हम बैठ के पहले वॉच करें, पहला बैच पता नहीं कैसा जाता है, चांस ही ना ज़ाया हो जाए। तो मैंने उनको ये बात समझाई कि ये यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई, आपने इसमें मेरिट नहीं बनाना। अब देख लें आपके सामने ये वही बात जो मैं समझा के, शुक्र है बच्चों को बात समझ आ गई और उन्होंने पढ़ने पे फोकस किया। मैंने उनको कहा बेसिक सीधी करो, बेसिक जब आपकी सीधी हो जाएंगी तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपके सामने है, अब जब ये टेस्ट हो गया तो बच्चे खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। और वो मुझे बहुत से बच्चों ने, अभी आपका सेमिनार हो रहा था, मुझे पीछे बहुत से बच्चों ने आके मुझे कहा कि ये अगर आपने ना कहा होता तो हमने शायद ये एग्ज़ाम स्किप कर देना था। 121 नंबर है उस बच्ची के 200 में से, ठीक है। अभी ये कुछ देर पहले की बात है, अभी मुझे उसने बताया। और मुझे 2-3 बच्चों ने और भी यही बात कही कि हम तो घबरा गए थे और हमने लगा कि शायद इस दफ़ा हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, अगली दफ़ा हमें बैठना चाहिए था। बहरहाल हमारा चांस की बचत होगी, अब हम दिल लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अब देखें, ये जो अब जो पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि जहाँ पे 66 वाला और 199 हो या पूरे 200/200 दोनों बराबर खड़े हैं। ये जो अब टाइम पीरियड है, ये क्वालिफाई करने के बाद 66 मार्क्स वाला, यानी वो एक हद है ना, 65 वाला तो फेल हो जाएगा, 33% नहीं बनते। 66% हो या अब 200 नंबर हो, यानी 100% नंबर ले गया हो, दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों का दोबारा से मुकाबला शुरू होगा। और अब जो ख़तरा मुझे है वो ये है कि ये जो बच्चे जिनके नंबर ज़्यादा आ गए हैं, इन्होंने पढ़ना कोई नहीं अच्छा टाइम से। आप देखेंगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, नंबर बड़े आ गए हैं। असल गेम तो अब शुरू हुई है कि आपने जब अपने मेंस के लिए तैयार करना है, ठीक है। और वो देखेंगे आप, वो केयरलेस हो जाएंगे, वो लापरवाह से हो जाएंगे। जिन बच्चों के नंबर मार्जिन पे है ना 66 से लेके 99 98 के दरमियान, वो सीरियस होकर पढ़ेंगे, ठीक है। वो सीरियस होकर इसलिए पढ़ेंगे कि भाई बड़े बचत हुई है, हम ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाएं, उनको तो एक थ्रेड लगी हुई है। लेकिन वो जो 200 के करीब थे या 160 प्लस हैं, वो बड़ी सही, किसको कहते हैं ना, चौड़े होकर बताते हैं हमारे इतने नंबर हैं। वो नंबर तो सिर्फ जस्ट आपको चेक करने के लिए थे। असल तो अब मुकाबला शुरू होगा जिसका अब मेरिट होगा, ठीक है। तो ये जो CSS स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको मैं दूसरा नाम दिया करता हूँ, ये आपके लिए एक वार्म अप एग्ज़ाम है, जो कि आपको एक यूँ कह लें कि बड़े इम्तिहान से पहले मैदान में, जिसको कहते हैं ना वार्म अप एग्ज़ाम, खेलने से पहले ज़रा थोड़ी सी दौड़ लगवाई है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत हम तमाम पाकिस्तानी शहरियों को ये चांसेस देती है, आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आती है ड्यूरिंग क्लासेस, वो ये है कि बच्चों को गाइडेंस की बहुत कमी होती है, बहुत ज़्यादा उनको कमी होती है कि उनको पता ही नहीं होता किस सिमत पे जाना है। पढ़ने से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस सिमत पे जाना है। आपको जब डायरेक्शन पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाता है मंजिल पे पहुंचना। जैसा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मेरा ख्याल इरफान साहब कह रहे थे कि रास्ते मंजिल का जो है वो ख़बर देते हैं, पता बताते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो उसके बाद ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है, मुझे यहाँ पे बहुत से बच्चे नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त पढ़ रहे हैं और अभी वो अपने एकेडमिक कैरियर बना रहे हैं। जब जैसे ही आपका मुकम्मल होगा तो मेरा ख्याल है आप इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा आपको मेरा ख्याल है कि आइडिया हो चुका है कि जैसे ही आपने पास आउट होना है तो अब आपको शायद एक डायरेक्शन मिल गई है, एक रफ सा आइडिया ज़रूर मिल गया, चाहे नीट ना सही लेकिन एक रफ सा आइडिया ज़रूर मिल गया है कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ का सफ़र इख्तियार करना है। और यकीनन फिर जैसे ही आप पास आउट होंगे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप अपना सफ़र का तयन कर सकें, ठीक है। तो आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात का अख्ताम करूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, ठीक है।